हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मोस्ट टॉक अबाउट टेस्ला की आने वाली लिथियम आयन बैटरी पैक की टेक्नोलॉजी के बारे में, और साथ ही में जानेंगे कि उसके इस बैटरी पैक में यूज होने वाली सेल्स की टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस आने वाला है। दोस्तों, जब से टेस्ला ने बैटरी पैक वाले दिन ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि उसके आने वाले बैटरी पैक जहाँ एक और 1 मिलियन माइल तक का ट्रेवल देंगे, यानी कि 16 लाख किलोमीटर तक की ट्रेवल लाइफ देंगे, वहीं दूसरी ओर इनकी कॉस्ट भी हमारे अभी के लिथियम आयन बैटरी पैक की कॉस्ट की काफ़ी कम होने वाली है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला के आने वाले लिथियम आयन सेल्स की कॉस्ट हमारे अभी के लिथियम आयन सेल की कॉस्ट से तकरीबन आधी के आसपास हो सकती है। यानी कि अगर मैं बात करूं अभी के लिथियम आयन सेल्स की कॉस्ट की, तो पड़ते हैं तकरीबन $200 पर किलोवाट आवर। और ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला के आने वाले जो लिथियम आयन सेल है उनकी कॉस्ट होने वाली है तकरीबन $100 पर किलोवाट आवर। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में बात करें तो यह तकरीबन हो जाएंगे 7,200 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे टेस्ला की आने वाली नई बैटरी पैक और उसके सेल्स हमारे अभी के बैटरी पैक और सेल से किस तरह से डिफरेंस होने वाले हैं, जिससे कि इनकी लाइफ ना केवल काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है बल्कि इनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होने वाली है। दोस्तों, यकीन मानिए, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये टेक्निकल टर्म्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप पूरी कोशिश कीजिए इसको शुरू से आखिरी तक की देखने की, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि टेस्ला अब अपनी बैटरी पैक की टेक्नोलॉजी और सेल की टेक्नोलॉजी में क्या मेजर चेंजेस करने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं टेस्ला की आने वाली बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे विस्तार के साथ। दोस्तों, टेस्ला की इस नई बैटरी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैंने न केवल टेस्ला की पेटेंट एप्लीकेशन की थोरोली स्टडी की, बल्कि टेस्ला के अभी जितने भी नए पार्टनर्स हैं, टेक्निकल पार्टनर्स, उनकी लिथियम आयन सेल्स में किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है उसकी भी मैंने स्टडी की। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर भी पढ़े, ताकि मैं इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ पाऊँ, और जो मेजर चेंजेस टेस्ला अपनी इस बैटरी पैक में करने वाली है और जिनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है, उन सभी चेंजेस को आपके सामने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। दोस्तों, टेस्ला के आने वाले सेल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे टेस्ला के आने वाले लिथियम आयन सेल्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में, और जानेंगे कि उसमें टेस्ला किस टाइप के मेजर चेंजेस करने वाला है। हालांकि उसके लिए सबसे पहले हम लोग हमारे अभी के लिथियम आयन सेल्स के कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, बेसिकली एक लिथियम आयन सेल्स में 4 टाइप की शीट्स होती हैं और 2 एक्टिव मटेरियल होते हैं। और इन शीट्स में जो 2 फॉइल होती हैं जो कि कंडक्टिव होती हैं, और 2 नॉन कंडक्टिव शीट्स होती हैं, और 2 एक्टिव मटेरियल होते हैं जिसे कि हम लोग एनोड और कैथोड के नाम से जानते हैं। अगेन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है, जबकि जो कैथोड होता है वो लिथियम और लिथियम अलॉय का होता है। दोस्तों, अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इन 4 शीट में जो सबसे अंदर की शीट है वो बेसिकली एक फॉइल होती है, जो कि हमारी एल्यूमिनियम फॉइल जितनी थिन होती है, और इसके ऊपर एक्टिव मटेरियल की कोटिंग होती है। और एक्टिव मटेरियल सबसे अंदर में होता है एनोड, यानी कि ग्रेफाइट। इसके बाद जो उसके बाहर वाली शीट होती है वो बेसिकली एक नॉन कंडक्टिव शीट होती है, जो कि एक सेपरेटर शीट का काम करती है। फर्दर उसकी जो पीछे वाली शीट होती है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, वो कैथोड होती है। और अगेन ये भी एक कंडक्टिव फॉइल की शीट होती है, जिसके ऊपर की एक्टिव मटेरियल यानी कि कैथोड की एक्टिव मटेरियल की कोटिंग होती है, जो कि लिथियम और लिथियम अलॉय होता है। और फर्दर उसकी जो सबसे बाहर वाली शीट होती है वो एक नॉन कंडक्टिव होती है, और उसको हम लोग आउटर सेपरेटर बोलते हैं। अब जब हम लोग इस चारों शीट को एक के पीछे एक जमा कर इनके ऊपर एक्टिव मटेरियल लगाने के बाद इनको हम लोग फॉइल फोल्ड कर देते हैं, तो उसको हम लोग जेली रोल बोलते हैं। और अब इस पूरे पूरे जेली रोल में, क्योंकि हम लोगों को अब इसमें टेप वेल्ड करने हैं, ताकि हम लोग हमारी कंडक्टिविटी यानी कि हमारे चार्ज और डिस्चार्ज के लिए इसको कनेक्ट कर पाएँ, तो उसके लिए छोटे छोटे टेप यानी कि मेटल की पतली प्लेट्स वेल्ड कर देते हैं, जिसको हम लोग कैथोड टेप और एनोड टेप के नाम से जानते हैं। और ये वो छोटे छोटे मेटल के जो टेप होते हैं, ये कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं हमारे जेली रोल को, हमारे सेल के सिलेंड्रिकल शेल के आउटर शेल से, यानी कि अपर और लोअर जो हमारे सिलेंडर शेल की सरफेस होती है उस पर कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ये छोटे छोटे टेप। चारों शीट को आपस में एक दूसरे के ऊपर रोल करने के बाद जो एक शेप फॉर्मेशन होता है उसको जेली रोल कहा जाता है। लिथियम आयन सेल में हम लोग जेली रोल के कंस्ट्रक्शन को समझें, तो जो सबसे आउटर की शीट होती है उसको हम लोग सेपरेटर शीट बोलते हैं। ये जो सेपरेटर शीट होती है ये बेसिकली नॉन कंडक्टिव होती है और इंसुलेटिंग का काम करती है। इसके बाद आउटर सेपरेटर के अंदर की शीट को हम लोग बोलते हैं
कैथोड शीट, ये जो कैथोड शीट होती है एल्यूमिनियम फॉइल की तरह होती है, यानी कि इसकी थिकनेस एल्यूमिनियम फॉइल जितनी होती है और ये जो होती है कंडक्टिव होती है और इसके ऊपर ही हम लोग एक्टिव मटेरियल लगाते हैं। इसके बाद कैथोड शीट के अंदर की जो शीट होती है उसको हम लोग बोलते हैं अगेन इनर सेपरेटर। और इस इनर सेपरेटर शीट के अंदर एक और जो शीट होती है वो अगेन कंडक्टिव शीट होती है और इस सबसे लास्ट की शीट को हम लोग बोलते हैं एनोड शीट। और एनोड शीट के पहले को जो इंसुलेटिंग शीट होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेपरेटर। यानी दोस्तों हमारे पास टोटल 4 शीट हो गई है। 4 शीट में तो जो 2 शीट है वो हमारी सेपरेटर शीट होती है जो कि इंसुलेटिंग होती है और 2 एक्टिव शीट्स होती है यानी कि कंडक्टिव शीट्स होती है जिसको कि हम लोग एनोड और कैथोड कहते हैं। अब एक्चुअली सेपरेटर शीट का काम ये होता है कि हमारे एनोड और कैथोड शीट को एक दूसरे से अलग रखती है यानी कि इंसुलेट करके रखती है, जैसे कि हमारी जो दोनों कैथोड शीट्स है एक दूसरे से के कारण टच होने के कारण कभी भी शॉर्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं। यानी कि हमारी जो सेपरेटर शीट्स होती हैं ये हमारे सेल को शॉर्ट होने से बचाती हैं। अब दोस्तों हमारी ये दोनों एक्टिव शीट्स जो होती हैं कैथोड शीट और एनोड शीट, इस पे 2 मेटल की स्ट्रिप्स लगी होती हैं जिसे कि हम लोग कैथोड टेप और एनोड टेप के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इन दोनों जो मेटल की स्ट्रिप्स है इनका फंक्शन ये होता है कि हमारा जो सेल का जो सिलेंड्रिकल शेल होता है यानी कि आउटर मेटल का जो शेल होता है उस पर हमारे प्लस और नेगेटिव प्लेट्स होती हैं। ये जो दोनों टेप होती हैं ये हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होती हैं, जिसके कारण कि हमारे आउटर शेल की जो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स है इसमें करंट फ्लो होता है। यानी कि हमारे जो टेप होते हैं ये हमारे सिलिंड्रिकल शेल के नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट को हमारे जेली रोल की यानी कि लिथियम आयन सेल की शीट्स को कनेक्ट करते हैं। अब इन दोनों शीट्स पर यानी कि एनोड शीट पर हमारा एनोड यानी कि एनोड मटेरियल का एक्टिव कोटिंग होता है। जैसे कि एनोड की अगर बात करें तो ग्रेफाइट की एक्टिव कोटिंग होती है, इसी तरह से कैथोड कैथोड शीट पर कैथोड मटेरियल की एक्टिव कोटिंग होती है। यानी कि कैथोड की बात की जाए तो लिथियम और लिथियम अलॉयज की एक्टिव कोटिंग की जाती है। अब इन सभी शीटों को एक दूसरे के साथ आपस में रोल करके एक जेली फॉर्मेशन होता है। अब इस जेली फॉर्मेशन को रोल को हम लोग सिलेंड्रिकल शेल में इंसर्ट कर देते हैं और उसकी आउटर प्लेट्स को यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके हमारे सेल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये जो हमारे टेप है यानी कि कैथोड टेप और एनोड टेप पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी की रिसर्च के हिसाब से यानी कि टेस्ला की रिसर्च के हिसाब से कैथोड टेप और एनोड टेप है ये हमारे सेल का सबसे बड़ा बोटलनेक आइडेंटिफाई हुआ है। यानी कि इसी के कारण हमारे सेल की फंक्शनिंग पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे। अब बात करते हैं इस कैथोड और एनोड टेप के डिजाइन के ड्रॉबैक्स की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो कंडक्टिव शीट होती है एल्यूमिनियम फॉइल की तरह होती है और काफी ज्यादा पतली होती है। अब जब हम लोग इसके ऊपर कैथोड या एनोड टेप वेल्ड करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है इसको काफी ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, क्योंकि पतली शीट पर हम लोगों को वेल्डिंग करनी है। अब चूंकि इतनी प्रिसाइज प्रोसेस होती है तो कहीं ना कहीं एरर रह जाते हैं। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये होता है कि चूंकि एरर्स होते हैं हमारी वेल्डिंग में तो हर एक सेल्स में ये एरर थोड़े अलग अलग होते हैं, तो हमारे हर एक सेल का डिजाइन आइडेंटिकल नहीं होता और थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंस हो ही जाता है। और दूसरा क्योंकि प्रोसेस काफी प्रिसाइज होती है इसलिए पूरी प्रोसेस को हमारे सेल के कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को लेंदी बना देती है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। ओवरऑल ये हमारे सेल की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं दूसरे ड्रॉबैक की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कैथोड टेप होता है हमारी शीट के सेंटर में वेल्ड होता है यानी कि बीचों बीच। अब दोस्तों होता ही है क्योंकि चार्जिंग के डिस्चार्जिंग के टाइम पे हमारे आयंस का मूवमेंट होता है। अब जो आयंस हमारी शीट के आउटर में है यानी कि पेरीफेरी पे उनको कैथोड टेप तक आने के लिए एक लंबा मूवमेंट पाथ कवर करना होता है, यानी कि हमारे आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है इस कंडीशन में। और चूंकि हमारे आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है तो इन शॉर्ट ये हमारी पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। यानी कि हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो केमिकल रिएक्शन होती है ये हमारी पूरी उस केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे जो आयंस का मूवमेंट है वो कैथोड टेप तक आने की वजह से बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कैथोड और एनोड टेप के एक और ड्रॉबैक की, और इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे हमारे मटेरियल्स की कंडक्टिव प्रॉपर्टी को। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पूरे सरफेस एरिया पर एक जैसे नहीं होती। कुछ एरिया पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और कुछ एरिया पे कम होती है। हमारी कंडक्टिव शीट में भी ऐसा होता है, कुछ एरिया पर कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब जब हमारे आयंस मूव करते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पर तो होता ये है कि वो उसी पाथ को फॉलो करते हैं जिसका कि रेजिस्टेंस कम होता है यानी कि जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और उसी पाथ पर से करंट का रेगुलर फ्लो ज़्यादा होता है। इसको हम लोग कहते हैं करंट डिफ्लेक्शन। और जिस पाथ पर करंट का फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ रिएक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, और जिस एरिया में रिएक्शन ज़्यादा होंगी वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो प्लेटिंग होती है लिथियम आयन की वो भी ज़्यादा होगी। और इन शॉर्ट होता ही है कि उस आयन पर लिथियम आयन प्लेटिंग होने के कारण
वो एरिया थोड़ा सा जल्दी इनएक्टिव हो जाता है और हमारे आयंस को उस एरिया को फॉलो करना पड़ता है जिसका कि रेजिस्टेंस अब ज़्यादा होता है और धीरे धीरे हायर रेजिस्टिव एरिया पर हमारा आयंस का मूवमेंट शिफ्ट होते जाता है। इन टोटलिटी ये हमारे सेल के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और धीरे धीरे हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे एनोड और कैथोड टेप के डिज़ाइन की एक और ड्रॉबैक। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारे आयंस या फिर हमारे करंट का जो फ्लो होता है वो एनोड और कैथोड टेप के थ्रू ही होता है। अब होता ये कि जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन फास्ट होती है यानी कि हमारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फास्ट होती है तो उस कंडीशन में ज़्यादा अमाउंट में आयन हमारे इस कैथोड टेप से फ्लो होते हैं और जब ज़्यादा अमाउंट में आयंस या फिर करंट फ्लो होता है तो चूंकि इसका एरिया हमारे शीट के एरिया के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है तो एक तरह से ये हमारे करंट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है और एक रेजिस्टेंस का काम करता है। इन शॉर्ट ये हमारे सेल के रेजिस्टेंस को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है पर चूंकि हमारे टेप का जो एरिया होता है वो कम होता है और इस कम एरिया से हाई करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर जो होता है टेम्परेचर राइज भी हो जाता है। तो ओवरऑल एक तो इस एरिया में टेम्परेचर राइज ज़्यादा होता है और दूसरा ये हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देता है सेल के। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे हमारे इस टेप डिज़ाइन के पांचों ड्रॉबैक की। अब होता ये है क्योंकि हमारे इस टेप का एरिया कम होता है हमारी कंडक्टिव शीट के कंपेरिजन में और इसीलिए इस एरिया में हमारी थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होती है और इसका इफेक्ट ये होता है कि जब हम सेल को एक्सटर्नल कूलिंग पर सब्जेक्ट करते हैं तो चूंकि हमारा जो सेल का सिलेंड्रिकल शेल है वो इस टेप के थ्रू ही जेली रोल से कनेक्टेड होता है यानी कि हमारे एक्टिव मटेरियल से कनेक्टेड होता है। अब कंडक्टिविटी कम होने के कारण हमारे जो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उसका टेम्परेचर जल्दी से डिक्रीज नहीं होता है और इसी के कारण हमारे एक्टिव मटेरियल का टेम्परेचर हमारे सिलेंड्रिकल शेल के टेम्परेचर के कंपेरिजन में ज़्यादा बना होता है और ओवरऑल हायर टेम्परेचर की वजह से हमारी साइकिल सेल की चार्जिंग साइकिल पर इम्पैक्ट आता है और उसके परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट आता है यानी कि हमारे सेल को जल्दी खत्म हो जाता है इस कैथोड और एनोड टेप की लो कंडक्टिविटी की वजह से। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब हम हमारे एक नल को जो कि एक टैंक से कनेक्टेड है उसको खोलते हैं तो वाटर का फ्लो होता है पर हमारा टैंक धीरे धीरे खाली होता है। जब हम लोग इस नल को पूरा खोल देते हैं या फिर नल का साइज बढ़ा देते हैं तो हमारे वाटर का फ्लो बढ़ने के कारण हमारा टैंक जल्दी खाली होना शुरू हो जाता है। करंट फ्लो के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम करंट को फ्लो करने के लिए ज़्यादा एरिया देते हैं तो जल्दी फ्लो होता है। जब हम लोग करंट के फ्लो एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यानी कि छोटा कर देते हैं तो करंट का फ्लो कम हो जाता है और उस एरिया में रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और उस एरिया का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपका एरिया कम है। हम लोग हमारे इस टेप डिज़ाइन के कारण होने वाले ड्रॉबैक को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला आता है टेप वेल्डिंग जो कि एक हाई प्रिसीजन और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। दूसरी होता है आयन मूवमेंट चूँकि हमारा शीट का जो सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और टेप एरिया काफ़ी कम होता है जो कि सेंटर में होता है। अब हमारे आयंस को पूरे शीट में से फ्लो होते हुए टेप तक आना पड़ता है इसलिए हमारे आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है। इसके बाद है करंट रिफ्लेक्शन क्योंकि करंट उसी एरिया में फ्लो होता है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है और रेगुलर उसी एरिया में फ्लो होने के कारण वो एरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वहाँ पर ज़्यादा जल्दी प्लेटिंग होती है। वो ज़्यादा जल्दी एरिया हमारी उस एरिया में ज़्यादा जल्दी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं और उसका डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो जाता है। चौथा वाला ड्रॉबैक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर चूँकि हमारे इस टेप का एरिया कम होता है इसीलिए हाई करंट फ्लो के टाइम पर इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है और ये एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर देता है हमारे सेल का। और पांचवा ड्रॉबैक है थर्मल कंडक्टिविटी। अगेन चूँकि इसका एरिया कम होता है इसलिए कंडक्टिविटी कम होती है और ये पूरे ओवरऑल हमारे सेल के यानी कि स्पेशली जेली रोल के जिसमें कि हमारे सेल का एक्टिव मटेरियल होता है स्पेशली लिथियम अलॉय होता है उसको जल्दी से कूल नहीं होने देता है। ओवरऑल हमारे सिलेंड्रिकल शेल से हमारे जेली रोल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो कि हमारे सेल की लाइफ को अफेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ला के आने वाले लिथियम आयन सेल के डिज़ाइन को। दोस्तों जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारे जो कैथोड और एनोड टेप है इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक हैं। अब टेस्ला अपने लिथियम आयन सेल में करने ये वाला है कि टेस्ला इस एनोड और कैथोड टेप को पूरी तरह से हटा देगा यानी कि इस डिज़ाइन को चेंज करके एनोड और टेप को अपने सेल से हटा देगा और इस पूरी जो हमारी कंडक्टिव शीट है इसको हमारे सिलेंड्रिकल शेल के आउटर पॉजिटिव और नेगेटिव सरफेस से कनेक्ट कर देगा। यानी कि अब होगा ये कि हमारा कैथोड और एनोड टेप हट गया है। अब हमारे सिलेंड्रिकल शेल के जो आउटर सरफेस होती है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स उस पर हमारी कंडक्टिव शीट पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों इसका एडवांटेज आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमारे आयंस को मूव करने के लिए पूरा एरिया मिलेगा और अब चूंकि हमारे आयंस पूरे एरिया में मूव कर सकते हैं तो अब होगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, हमारी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो आयंस का जो हमारा मूवमेंट एरिया है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि अब हमारे जो पूरी पूरी कंडक्टिव शीट है
वो हमारे सिलेंड्रिकल शेल से कनेक्ट हो चुकी है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सरफेस से। तो टेस्ला अपने डिजाइन में, यानी कि लिथियम आयन सेल के डिजाइन में एक मेजर इंप्रूवमेंट ये करने वाला है, जिससे कि सेल की लाइफ और चार्जिंग पर काफी मेजर इंप्रूवमेंट पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, क्योंकि एक आपकी टेप वेल्डिंग की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हट गई है, तो ओवरऑल प्रोसेस जो है थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। एडिशनल कॉस्ट जो इस प्रोसेस के कारण लगती है वो भी कम हो जाएगी, और सेल सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्योंकि अब कैथोड और एनोड टेप को वेल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो एक एरर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि प्रोसेस एरर है। अब हम लोग टेस्ला के इस नए लिथियम आयन सेल के डिजाइन, यानी कि इस कैथोड और एनोड टेप के एल्यूमिनेशन से होने वाले फायदे की बात करते हैं। और इसमें सबसे फायदा ये होने वाला है कि हमारे जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होने वाला है। और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इस टेप एल्यूमिनेशन से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 50% तक कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल की बात करें, जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस 10 से 15 मिली ओम के बीच में है, और अगर इस प्रोसेस के थ्रू 50% रिडक्शन होता है उसके आईआर में, तो हो जाएगा 10%। यानी कि ओवरऑल हमारी सेल की कंडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी और हमारे सेल की लाइफ भी इंप्रूव होगी। अगला इंप्रूवमेंट जो आने वाला है वो आने वाला है थर्मल कूलिंग में, क्योंकि अब आपका कंडक्टिव एरिया पूरा मिलता है आपको, जो कि हमारे सिलेंड्रिकल शेल के नेगेटिव और पॉजिटिव से कनेक्ट होने वाला है। तो हमारे सेल की कूलिंग भी फास्ट होगी, और कूलिंग फास्ट होने से हमारे जो एक्टिव मटेरियल है, यानी कि लिथियम और ग्रेफाइट, उसका टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज हो जाएगा जल्दी, जिससे कि हमारे सेल की लाइफ भी इंप्रूव होगी और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, क्योंकि अब हमारे आयंस को मूव करने के लिए पूरा सरफेस एरिया मिल रहा है, क्योंकि अब कैथोड और एनोड टैप नहीं है, इसलिए हमारा जो करंट डिफ्लेक्शन है वो भी कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ करंट डिफ्लेक्शन की वजह से एक्टिव एरिया भी कम हो जाएंगे हाई करंट वाले, और इससे लिथियम प्लेटिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो हमारे सेल की कॉस्ट में भी रिडक्शन होगा, क्योंकि हम लोग अब एक टेप वेल्डिंग की पूरी प्रोसेस को एलिमिनेट कर देंगे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड भी और लेंदी भी है। और पांचवा फायदा ये होने वाला है कि हमारे जो चार्ज और डिस्चार्ज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल हमारे सेल के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा। तो एक और ओपिनियन मुझे पता चला है कि टेस्ला जो कि अपने आने वाले लिथियम आयन सेल में कर सकता है। हालांकि मैं ऐसा श्योर नहीं हूँ कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और ऐसा करने के बाद में क्या हमारे इसके सेल के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है, या कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, कि टेस्ला अपने आने वाले सेल में जो आउटर सेपरेटर की लेयर है उसको हटा सकता है। अब दोस्तों, आउटर सेपरेटर की लेयर अगर हम लोग हटा देते हैं तो फायदा ये होगा कि एक तो हमारे आउटर सेपरेटर की लेयर हटने से कॉस्टिंग कम हो जाएगी हमारे सेल की। दूसरा, हमारे सेल का यानी कि जेली रोल का साइज कम हो जाएगा, यानी कि कम साइज में हमारे सेल की कैपेसिटी उतनी रहने वाली है। और अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो हमारे कैथोड की शीट है, यानी कि आउटर कंडक्टिविटी शीट है, वो हमारे सिलेंड्रिकल शेल से कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि हमारा सिलेंड्रिकल शेल हो गया अभी कैथोड, और जो हमारी एनोड है वो एनोड की शीट हमारे सेल की नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट जो होती है अभी उससे कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि हमारा जो एनोड हो गया हमारे सिलेंड्रिकल शेल की ऊपर की और नीचे की सरफेस हो गई, और शेल की जो बॉडी होगी आउटर पेरिफेरी, वो पूरी पूरी होगी कैथोड की। पर दोस्तों, इसको यूज कैसे करेंगे, और इसमें सेल के शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस है। पर एक ये ओपिनियन है, मैं श्योर नहीं ऐसा हो सकता है, पर अगर ऐसा हो गया तो इसके पूरे पूरे एडवांटेज मिलने वाले हैं। हम लोगों ने बात की थी सेल के कंस्ट्रक्शन डिजाइन में चेंजेस की, अब हम लोग बात करेंगे बैटरी पैक के कंस्ट्रक्शन डिजाइन में चेंजेस की। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अभी तक हम लोग जिस तरह से बैटरी पैक बनाते हैं वो प्रोसेस होती है सेल, सेल से मॉड्यूल, उसके बाद बैटरी पैक। यानी कि सबसे पहले हम लोग सेल लेते हैं, उससे से हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं असेंबल करके, और उन मॉड्यूल से बैटरी पैक फॉर्म करते हैं। अगर हम लोग मॉडल एस की बात करें तो मॉडल एस में तकरीबन 16 मॉड्यूल्स थे। और इसी तरह से अगर मॉडल 3 की बात करें तो टेस्ला ने अपग्रेड करके यहाँ पर 4 मॉड्यूल्स लगाए थे अपने बैटरी पैक को बनाने के लिए। अगर दोस्तों हम लोग मॉडल 3 को समझें, कूलिंग प्रोसेस को, जिसके लिए कि टेस्ला ने पेटेंट अप्लाई किया था, तो इस प्रोसेस में होता यह है कि सेल्स के बीच में एक एल्यूमिनियम फॉइल, थिन एल्यूमिनियम फॉइल रहती है, और ये जो थिन एल्यूमिनियम फॉइल होती है ये कंडक्टिविटी का काम करती है, और हमारे सेल के टेम्परेचर को जल्दी कंडक्ट करती है, और इस एल्यूमिनियम फॉइल को फिर वाटर के थ्रू जल्दी हम लोग कूल कर सकते हैं। यानी कि ये जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ये हमारे सेल को जल्दी कूल ऑफ करने में हेल्प करती है। हालांकि दोस्तों, ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो डिज़ाइन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा जो टेस्ला के जो बैटरी के मॉड्यूल्स है वो भी आपस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर इन सभी मॉड्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और साथ ही में इनका जो थर्मल कूलिंग मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इन शॉर्ट, टेस्ला के जो अभी के बैटरी पैक के मॉड्यूल्स है वो डिज़ाइन वाइज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और में काफ़ी सारे पार्ट्स का यूज़ किया जाता है,
और इसकी जो थर्मल कूलिंग की प्रोसेस है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब हम लोग बात करेंगे टेस्ला की नई इस बैटरी पैक की टेक्नोलॉजी को, जिसको कहते हैं सेल टू पैक। और इस वाली टेक्नोलॉजी में मॉड्यूल कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है ये टेस्ला का जो टेक्निकल पार्टनर है जिसके साथ अभी टेस्ला ने टेक्निकल कोलेब्रेशन किया है, चाइनीज जॉइंट, वो है CATL। दोस्तों CATL लिथियम फॉस्फेट बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में एक जाना माना नाम है पूरे वर्ल्ड वाइड, और काफ़ी बड़ा इसका लिथियम फॉस्फेट बैटरी का बिजनेस भी है। अब हम लोग बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। इस टेक्नोलॉजी में होता ही है कि आपकी जो लिथियम आयन का बैटरी पैक है वो फैक्ट्री में ही बना लिया जाता है। मानिए कि आपको लोकेशन पर आकर सारे हार्डवेयर कनेक्शन और उसके मॉड्यूल्स की यानी कि पैक की असेंबली नहीं करनी पड़ती। अब इसमें ये होता ही है कि जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, सेल को सबसे पहले एक मॉड्यूल प्लेट के साथ फिक्स कर दिया जाता है। अब इस मॉड्यूल प्लेट में सारे सेल फिक्स हो गए, इसके ऊपर एक हार्डवेयर की प्लेट अटैच कर दी जाती है, ऊपर एक इंसुलेटिंग प्लेट अटैच कर दी जाती है। अब इस पूरे के पूरे जो हमारा जो एक पैक बना है इसके अंदर कूलिंग का भी प्रोविजन होता है, इसके अंदर आपके टर्मिनल भी रहते हैं, और इसके अंदर आपका हार्डवेयर भी हो गया। अब आपको करना यह था इस पूरे पैक को आपको लोकेशन पर जाकर जितना आपको पावर पैक चाहिए उसके हिसाब से आपस में असेंबल कर देना रहता है, क्योंकि आपके टर्मिनल भी आउटसाइड में निकले होते हैं, आपको टर्मिनल को एक दूसरे से जॉइन करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में आपका जो पैक का कंस्ट्रक्शन है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। मॉड्यूलिंग की प्रोसेस है जो आप साइट पर करते हैं वो पूरी पूरी प्रोसेस बच जाती है, और आपको कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर के कनेक्शन और पूरा पूरा फिर एक मॉड्यूल प्रिपरेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी तरह से हट जाती है। इसको मैं आपको एक सिंपल एनिमेशन की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे को एक छोटा सा बैटरी पैक बनाना है। अब मैं मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट बैटरी पैक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सेल को मैंने एक मॉड्यूल्स में एक कास्टिंग में फिट किया, केसिंग में फिट किया सारे सेल्स को। अब इस सेल्स को फिट करने के बाद मैं इसके ऊपर एक हार्डवेयर की प्लेट लगा देता हूँ, जो कि एक तरह से मेरा BMS का काम भी करेगी और बाकी सारे मेरे पूरे कंट्रोलर का काम भी करेगी। अब इस हार्डवेयर की प्लेट के ऊपर मैं एक इंसुलेटिंग प्लेट लगा देता हूँ, जो कि आउटर का केसिंग का काम भी करेगी, इंसुलेशन का काम भी करेगी। अब मैं एक एक्सटर्नल केसिंग बना देता हूँ इस सेल्स के लिए, जो कि मेरे सेल को एक इंडिपेंडेंट बैटरी पैक में कन्वर्ट कर देगी। दोस्तों अब मेरा एक इंडिपेंडेंट बैटरी पैक बन गया है। अब इस बैटरी पैक में मेरे दोनों टर्मिनल भी लगे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने दो कनेक्शन दे दिए हैं जो कि मेरे बेसिकली थर्मल मैनेजमेंट के लिए, यानी कि यहाँ से मेरा लिक्विड फुल फ्लो होगा जो कि मेरे सेल्स को कूल ऑफ करेगा। दोस्तों इन शॉर्ट ये पूरा पूरा मेरा एक पैक तैयार हो गया है। अब मेरे को जितना भी मेरा पावर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली मैं इन पैक्स को कनेक्ट करके मेरा पूरा पूरा एक बैटरी पैक बना सकता हूँ। अब बात करते हैं इस सेल टू पैक वाले बैटरी पैक की डिज़ाइन की और इसके फ़ायदों की, जो कि CATL क्लेम करता है। दोस्तों CATL के क्लेम के हिसाब से अगर माने तो इस वाले जो डिज़ाइन के फ़ायदे होते हैं, यानी कि सेल टू पैक के फ़ायदे होते हैं, उनमें सबसे पहले आता है पावर डेंसिटी। और कंपनी का ऐसा क्लेम है कि इससे पावर डेंसिटी में इंप्रूवमेंट होता है, जो कि 10 से 15% तक हो सकता है। दूसरा एडवांटेज जो कंपनी क्लेम करती है वो ये होता है कि इस वाले डिज़ाइन में स्पेस सेविंग होता है, जो कि 15 से 20% तक होता है, और जो कि काफ़ी मेजर होता है। और थर्ड एडवांटेज इससे ये होता है कि जो आपकी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक बैटरी पैक को बनाने के लिए, वो 40% तक कम हो जाती है, और ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाती है। यानी कि ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर भी इम्पेक्ट आता है, और हमारा जो बैटरी पैक बनाने का टाइम है वो भी सेव होता है। यानी कि ये प्रोसेस हमारे सेल टू मॉड्यूल टू पैक वाले प्रोसेस से काफ़ी स्मूथ है, सस्ती भी है, और इससे सेल के परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आता है। दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर से हमेशा की तरह आप लोगों से हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम से कम हो। थैंक यू वेरी मच।